चलिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक, इसके तहत, इस खंड के तहत हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक, मतलब कि दोष सिद्ध के संबंध में किस प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं संविधान द्वारा, इन्हीं बातों का इसमें वर्णन है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। ठीक, तो जो सबसे पहला खंड है अनुच्छेद 20 के तहत, वो क्या है? पहला क्या है? उसी विधि के तहत दोषी को सजा दिया जाएगा जो अपराध के समय प्रवर्तन में था या प्रवृत्त था। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक, और उस समय उस अपराध के लिए 5 वर्ष की सजा थी। ठीक है, 5 वर्ष या 7 वर्ष की सजा थी। बाद में, अभी अपराध के समय केवल 7 वर्ष की सजा थी। बाद में सरकार ने क्या काम किया कि अभी इसको सजा हुई नहीं है। ठीक है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसी समय सरकार ने सजा को बढ़ा करके 10 साल कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? 10 साल। तो वो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये 7 साल की ही अधिकतम सजा उसको हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त उसने अपराध किया था उस वक्त उस अपराध के लिए सजा 7 वर्ष थी। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर उदाहरण देते हैं, एक निर्भया में जो नाबालिग था वो सबसे ज्यादा जघन्य अपराध किया था, लेकिन वो अपने उम्र के नाते छूट प्रदान, उसको राहत मिल गई, जबकि बाद में इस व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया गया, लेकिन वो उसके ऊपर लागू नहीं हुआ। ठीक, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया ना कि उसी विधि के तहत दंड होगा जो अपराध के समय प्रवृत्त है, अर्थात क्या है? लागू है। ठीक है, प्रवर्तन में है। क्लियर? तो अब दूसरा खंड क्या है इसका? हाँ, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं। ठीक, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसी एक अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। उसको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, लेकिन अभी एक प्रश्न उठता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सेवा में है, किसी सरकारी पद पर है या किसी निजी सेवा में है, और कोई अपराध करता है और उसको आजीवन कारावास या 5 साल की सजा, 2 साल की सजा, जो भी है, होता है। ठीक है, तो उसको सजा होता है। सजा मान लीजिए 5 साल की सजा हो गई। बाद में उसकी जो संस्था है जहां पर वो नौकरी में था, उसने भी क्या किया? सेवा से निकाल दिया।
तो क्या इसको दोहरी सजा मानी जाएगी? हाँ, ये क्योंकि ये संस्था की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो अपने उस सिस्टम के तहत निकाला है, अपने उस कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने सेवा में नहीं रखेंगे, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके तहत निकाला है, इसलिए उसको दोहरी सजा वो नहीं मानी जाएगी। तो ये हुआ एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं। ठीक, अगली बात क्या है इसमें? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में अगली बात है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपराध किया है, कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसको किसी भी ढंग से बाध्य किया जाए कि वो अपने विरुद्ध ही साक्षी बने, अपने विरुद्ध ही गवाही करे, तो अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट में पुलिस इस टेस्ट के द्वारा अपने जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, जो जांच प्रक्रिया है उसकी रूपरेखा तय कर सकती हैं, या नार्को टेस्ट से जो भी उनको जानकारी मिलती है उसके आधार पर वो आयन में साक्ष्य जुटा सकती हैं। लेकिन वो कहें कि केवल उसके नार्को टेस्ट पर और उसी की गवाही से उसको सजा दे दिया जाए, तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि अपने विरुद्ध गवाही का कोई विशेष मतलब नहीं है, इसको न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, वैसे भी पुलिस के यहाँ जो बयान दिया जाता है उस बयान को न्यायालय स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, आर्टिकल 20। ठीक है, इसके बाद कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार में अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक, और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 to 22। ठीक है, 19 से 22 तक। तो ये अधिकार आर्टिकल 21 के तहत क्या मिला है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, मतलब कि कोई साधारण भाषा में आप समझे कि किसी को उसके जीवन से वंचित केवल कानून द्वारा, मुकदमे के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, कसाब जो था, जो मुंबई हमलों पर आरोपी था, पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति था, और सभी देख रहे हैं ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग कि कितने लोगों की हत्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं दी गई। पहले मुकदमा चलाया गया। ठीक है, पहले मुकदमा चलाया गया और उसके लिए कोई वकालत करने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो सरकार ने बाकायदे वकील नियुक्त किया और उसने अपना पक्ष रखा, और पक्ष रखने के बाद तब उसको कोर्ट से सजा हुई, तब उसको फांसी दी गई। ठीक, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। ठीक है, क्लियर? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। एक वाद आता है कि क्या जीवन के अधिकार तक ही आर्टिकल 21 सीमित है? पहले भी जान जाइए कि राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। यह अनुच्छेद जो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के संबंध में जो भी कुछ कहा गया है, ये राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि किसी प्राइवेट व्यक्ति से या व्यक्तिगत किसी से ये आशायित नहीं है कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा।
ठीक, ये राज्य के विरुद्ध है। तो इसके बाद कुछ वाद आए कि अनुच्छेद 21 क्या जीवन के अधिकार तक ही सीमित है? जीवन के अधिकार तक ही सीमित है। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या जीवन के अधिकार तक ही सीमित है? इस मामले में कई वाद आए। न्यायालय द्वारा AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित माना। लेकिन इसी के बाद 1978 में एक वाद आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ठीक, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसमें अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ा दिया। उसने जीवन के अधिकार को जीवन का अर्थ जीने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से के रूप में माना। ठीक है, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, वैसे केवल जीते रहना नहीं कि कीड़ों मकोड़ों की तरह जीते रहना। गरिमापूर्ण जीवन को जीवन जीने के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अन्य विभिन्न वाद आए, जिनमें जो कुछ समांतर निर्णय हुए, उन निर्णयों के आधार पर यह देखा गया कि गोपनीयता का अधिकार को इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद की व्याख्या के तहत स्वीकार किया गया। ठीक है, व्याख्या के तहत, न कि संविधान में ऐसा स्पष्ट लिखा है। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के तहत ऐसा स्वीकार किया गया। भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसी अनुच्छेद 21 के तहत 21 की व्याख्या, ठीक है, 21 की व्याख्या के तहत इनका विस्तार किया गया। जैसे आप देख लीजिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो भी निर्देश दिए, अपने इसी जीवन जीने के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत ही इसकी व्याख्या करी और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। ठीक, दो प्रश्न आते हैं कभी कभी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि प्रक्रिया, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, ये अमेरिका से है, अमेरिका। इसमें संसदीय सर्वोच्चता के से मतलब है संसदीय सर्वोच्चता। इसमें क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है, न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, सीधे नाम से ही स्पष्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब विधि में क्या लिखा है, उसके द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी, वो प्रक्रिया की बात कर रहा है। वो यथोचित है, उचित है अथवा नहीं उचित है, इससे मतलब नहीं है। विधि में क्या है, उससे मतलब है। विधि का शासन में से भी मतलब वही है कि विधि के समान सभी समान है विधि के सामने। तो इसमें भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मतलब भी यही है कि संसद ने क्या विधि बनाई। ठीक है, या मतलब इसका यह है कि संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति यहां न्यायालय को नहीं होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यहां पर औचित्य निर्धारण किया जाता है। न्यायिक सर्वोच्चता जब हो जाएगी तो क्या होगा? औचित्य निर्धारण। इसका मतलब यह हुआ कि संसद ने जो भी विधि बनाई है, यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब यह हुआ
कि संसद ने जो भी वित्त बनाई है वो उसका औचित्य है कि नहीं है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार है कि नहीं है। इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक न्याय, ठीक है। मतलब ये औचित्यपूर्ण है कि नहीं है, यहां पर इस बात की वर्णन, इस बात की कसौटी पर परखा जाता है। यहां पर संसदीय सर्वोच्चता है, ठीक है। यहां पर विधि का औचित्य परीक्षण नहीं होता, औचित्य परीक्षण नहीं होता, ठीक है। तो यही हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब क्या है कि उसका औचित्य है या नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया।